The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने सारी बेसिक वाली बातें की। सबसे पहले आप लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ी, कोमुटेटर को पढ़ा, हर्मिटिसिटी को पढ़ा, आइगन वैल्यू इक्वेशन को पढ़ा, नॉर्मलाइजेशन को देखा, प्रोबेबिलिटी को देखा और उसके बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन थे और श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से आप लोग इन 4 मॉडल्स की स्टडी करते हो। अभी तक आप लोग पार्टिकल इनबॉक्स मॉडल को और हाइड्रोजन एटम के मॉडल को कंप्लीटली पढ़ चुके हो। आज हम लोग एक नया मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रिजिड ऑर्डर मॉडल को आप लोग कैसे पढ़ते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 31 of quantum chemistry. अभी तक 30 lectures ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल के ऊपर तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। और प्रीवियस वीडियोज़ देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर एक चीज़ कवर कराई हुई है। अगर आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को अच्छे से समझ लिया तो आपको बाकी सारी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री का बेस है क्वांटम केमिस्ट्री। इस चैप्टर को समझने के बाद आपको सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं। अभी तक हम लोग 2 मॉडल्स को पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री के पोस्टुलेट्स के अंदर आपके पास 4 मॉडल्स थे। 4 मॉडल की पढ़ाई आप लोग कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन और पार्टिकल इनबॉक्स मॉडल और हाइड्रोजन एटम को आप लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 3rd मॉडल, जो कि आपका है रिजिड ऑर्डर मॉडल। अगर आप लोगों को हाइड्रोजन एटम आता है तो आपको रिजिड ऑर्डर मॉडल ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि उसी का ये छोटा सा पार्ट है ये। वहां पर आप लोग पढ़ते हो 3 वेरिएबल को, आर को, थीटा को, फाई को। यहां पर आप लोग पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल को, थीटा को और फाई को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोग कह रहे थे हाइड्रोजन एटम के अंदर कि जो आपके पास हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर आपके पास जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड आपके पास क्या होता है, यहाँ पर साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहे होते हैं, रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो लेट्स से आपके पास यहाँ पर ये क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होगा और आपके पास एक वेव नेचर का होता है। तो क्या करता है, ये वेव की फॉर्म में आपके पास यहाँ पर ये इसके साथ रिवॉल्व हो रहा होता है और अपनी खुद की एक्सिस के ऊपर वो रोटेट भी हो रहा होता है। तो जब वो खुद की एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर अपने आर यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को चेंज करोगे, क्योंकि अगर आप लोग बात करते हो तो बकल इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, तो इस टाइम पे जो आपके आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो आर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो अगर आप लोग पार्टिकल के वेव नेचर को लेकर यहां पर चलोगे तो उसके अंदर उसकी जो आर की वैल्यू है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। अगर आर को आप लोग एज ए वेरिएबल पढ़ोगे, थीटा को एज ए वेरिएबल पढ़ोगे, आप लोग फाई को एज ए वेरिएबल पढ़ोगे, तो आप लोग पढ़ते हो हाइड्रोजन एटम को, जहां पर आप लोग इस इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट मोशन की बात करते हो। लेकिन रिजिड ऑर्डर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की बात करेंगे। अब रोटेशन यहां पर 2 टाइप से हो सकते हैं। पहला जो वो खुद की एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है और दूसरा जो वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उसके अंदर आपके पास क्या आता है, यहाँ पर थीटा आ जाता है। अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर उसको आप लोग क्या बोलते हो, फाई से बोलते हो। तो यानी कि यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थीटा और फाई को पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब आप लोग क्या कर लोगे, यहां पर इस आर को फिक्स कर लोगे और आप लोग कंसीडर करोगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा है, आपके न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है और साथ साथ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर रहा है। दैट मींस थीटा और फाई को पढ़ेंगे, आर को फिक्स लेकर चलेंगे। तो अगर आप लोगों ने आर को फिक्स कर लिया तो एवरेज वैल्यू ऑफ आर यहां पर इस मॉडल के थ्रू हम लोग नहीं निकालते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ आर नहीं निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर भी नहीं निकालेंगे। अगर आपका मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ रोटेट ही कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, दैट मींस उसके पास लीनियर मोमेंटम नहीं है, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ पी भी यहां पर नहीं निकालेंगे। अगर एवरेज वैल्यू ऑफ पी नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर भी यहां पर नहीं निकालेंगे। तो सिर्फ और
और सिर्फ एनर्जी को ही निकालते हैं, और आप लोग चाहो तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को भी निकाल सकते हो। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? एनर्जी वाले पार्ट से आते हैं। तो एनर्जी एक्सप्रेशन को ड्रॉ करेंगे, वहाँ से बनाएंगे एनर्जी लेवल्स, और उसके बाद देखेंगे डीजनरेसी का फॉर्मूला। दैट्स इट। उसके बाद आपका जो मॉडल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ईजी आएंगे, मॉडल भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर आपको हाइड्रोजन एटम आता है तो आपको ये वाला मॉडल ऑटोमेटिकली आता होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई है? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू स्टडी द रोटेशन मोशन वी जनरली यूज रिजिड रोटर मॉडल। अगर आपको किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का रोटेशन मोशन पढ़ना है तो आप लोग क्या यूज करते हो? रिजिड रोटर मॉडल को यूज करते हो। रोटेशनल मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वाई रिजिड रोटर मॉडल आर स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? दो मॉडल के थ्रू पढ़ते हैं इसको। पहला क्या होता है पास? बाय स्फेरिकल हार्मोनिक्स, और दूसरा क्या होता है? बाय रिंग मॉडल। जब हम लोग पढ़ेंगे बाय स्फेरिकल हार्मोनिक्स, उस केस के अंदर आप लोग थीटा को भी कंसीडर करते हो और फाई को भी कंसीडर करते हो, यानी कि रेवोल्यूशन और रोटेशन को साथ में इंक्लूड कर पढ़ोगे। और रिंग मॉडल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ फाई को पढ़ते हैं, यानी कि अगर आपको प्योर रोटेशन पढ़ना है तो आपको कहां जाना पड़ता है? रिंग मॉडल के पास जाना पड़ता है। सिर्फ फाई को लेंगे उसे आप लोग क्या बोलते हो? प्योर रोटेशन बोलते हो। थीटा और फाई को ले लो उसे क्या बोलते हो? रेवोल्यूशन प्लस रोटेशन बोलते हो। रेवोल्यूशन कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड हो रहा है। रोटेशन कहां हो रहा है? उसकी खुद की एक्सिस के ऊपर हो रहा है। थीटा की जो आपके पास लिमिट आपके पास क्या होती है? 0 से लेकर पाई की होती है, और जो आपके पास फाई होता है इसकी लिमिट्स क्या होती है? 0 से लेकर 2 पाई होती है। इस चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने आपको हाइड्रोजन एटम पढ़ाया। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो प्लीज आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को कंसीडर कर लेना। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल ई और टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन वी रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन कोरस्पोंडिंग रोटेशनल मोशन दैट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज। अभी मैंने आपको कहा कि यहां पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ही निकालते हो, और एनर्जी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो आपके पास है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर वो है श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि आपके पास क्या होती है? एच साई इज इक्वलेंट टू ई साई होती है। यानी कि अगर आप लोग अपने साई के ऊपर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाओगे तो वो एक आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करेगा, और जो उसकी आइगन वैल्यू होती है आपके पास क्या होती है? उसके एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके पास निकल कर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको यहां पर क्या चाहिएगा? इस हैमिल्टोनियन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये हैमिल्टोनियन आप लोग कहां से लाओगे? उसके लिए आपके पास क्या है? क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पोस्टुलेट्स हैं, और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको सारे के सारे ऑपरेटर गिवन है। और वैसे भी जो ऑपरेटर पढ़ा था आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम के लिए, उसी को ही हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। आर थीटा फाई आपके पास क्या है? वेरिएबल है, उसके कोरस्पोंडिंग आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पहले से ही है। उसके अंदर आर को फिक्स कर देंगे तो आपके पास जो हैमिल्टोनियन बच जाएगा वो बच जाएगा हैमिल्टोनियन कोरस्पोंडिंग टू थीटा एंड फाई। फिर थीटा को भी फिक्स कर देंगे तो आपके पास हैमिल्टोनियन निकल जाएगा फाई कोरस्पोंडिंग। तो ऐसे ही हम लोग अपने सारे मॉडल्स को पढ़ते जाएंगे। तो आपको पता है हैमिल्टोनियन जो आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन मोशन के अंदर, जो आपने कहां पढ़ा था? हाइड्रोजन एटम के अंदर पढ़ा था। फॉर्मूला के पास क्या था उसका? हैमिल्टोनियन का माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन में 2m इनटू में 1 अपॉन में r स्क्वायर डेल बाय डेल r इनटू में r स्क्वायर डेल बाय डेल r प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर sin थीटा डेल बाय डेल थीटा sin थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1 अपॉन में r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर। तो इसको आपको याद करो या ना करो, साथ में आपके पास पोटेंशियल वाली टर्म भी आएगी। तो मैंने यहां पर उसको क्या लिख दिया? प्लस का भी कर दिया। इस पूरे हैमिल्टोनियन को आप लोग याद करो ना करो, कोई भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी तक आपको याद हो भी जाना चाहिए था। हम लोग इसका काफी यूज कर चुके हैं। अगर याद हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो याद करने की जरूरत आपको यहां पर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी, और डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने वाले हैं नहीं। तो उसके बाद मैंने यहां पर ज्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ इस h कट स्क्वायर को मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट के अंदर लेकर चला जाऊंगा, और यहां से मैं क्या कर लूंगा? इस r स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लूंगा, r स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लूंगा, और r स्क्वायर को मैं कर लूंगा यहां से कॉमन ले लूंगा। तो r स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं, h कट स्क्वायर को अंदर लेकर जा रहा हूं, और साथ में इस माइनस साइन को भी क्या कर रहा हूं? अंदर लेकर जा रहा हूं। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बच जाएगा बाहर प्लस का 1 अपॉन में 2m बाहर था ही, r स्क्वायर आपने बाहर निकाल, यानी कि 1 अपॉन में 2m का r स्क्वायर इनटू में अंदर कर लिया आप लोगों ने माइनस का h कट स्क्वायर ले गए, यानी कि माइनस का h कट स्क्वायर। उसके बाद जो टर्म मैंने यहां पर लिखी हुई थी उसको मैंने क्या कर दिया? एज इट इज लिख दिया, डेल बाय डेल r r स्क्वायर इनटू में डेल बाय डेल r, उसको मैंने क्या कर दिया? एज इट इज लिख दिया। r स्क्वायर को आप लोग बाहर ले गए हो, माइनस का h कट स्क्वायर अंदर ले गए, क्या बच जाएगा पास? माइनस का h कट स्क्वायर। उसके बाद जो टर्म यहां पर बची हुई थी 1 अपॉन में sin थीटा बचा हुआ था, एज इट इज लिख दिया, डेल बाय डेल थीटा sin थीटा डेल बाय डेल थीटा मैंने यहां पर क्या कर दिया? एज इट इज लिख दिया। उसके बाद r स्क्वायर को बाहर लेकर आया हूं, माइनस का h कट स्क्वायर अंदर आएगा, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा? माइनस का h कट स्क्वायर और आएगा, तो इसको भी आप लोग लिख लेना, माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इनटू में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल फाई का स्क्वायर, और प्लस का भी आपके पास बाहर एज इट इज था ही। तो अगर आप लोग यहां पर इस एक्सप्रेशन को साथ साथ में देखोगे जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास क्या आएगा? माइनस का h कट स्क्वायर भी आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास कुछ भी नहीं है, ये आपके पास वो एक्सप्रेशन आ गया जो आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, जो कि आपके पास क्या था?
एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर था। तो मैं इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दूंगा, एल स्क्वायर लिख दूंगा। आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बहुत ही छोटा बन जाएगा और यहां से हम लोग अपनी बाकी सारी चीजें आराम से निकाल लेंगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, एल स्क्वायर लिख रहा हूं। एल स्क्वायर का ऑपरेटर आपके पास क्या होता है, ये वाली टर्म होती है, इसको मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था। तो यहां पर पास क्या बच गया, माइनस का एच कट स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर इनटू में डेल बाय डेल स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिख दिया, एल का स्क्वायर का ऑपरेटर लिख दिया। ये आपके पास प्लस का वी बाहर में था ही, बाहर क्या बच गया आपके पास 1/2 mr स्क्वायर था। और mr स्क्वायर को भी आप लोग क्या लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो, यानी कि उसको आप लोग आई लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पता है कि आपके रिजिड ऑर्डर मॉडल के अंदर जो आपके आर की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर आर की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है तो आप लोग यहाँ पर जो फंक्शन निकल के आया है इसके अंदर आपके पास वेरिएबल क्या है, आर है। अगर आपके पास वेरिएबल आर है लेकिन आपके फंक्शन के अंदर आर की वैल्यू फिक्स है, तो आप जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल कर आएगी, उसकी वैल्यू 0 के बराबर निकल कर आएगी। तो इन केस ऑफ रिजिड ऑर्डर आर इज फिक्स एंड थस जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो मैं यहाँ पर वी लिख रहा हूँ, यहाँ पास क्या हो जाता है, v इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है। तो ये भी आपके पास आर के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। अगर आपका आर फिक्स हो जाएगा तो आपका पोटेंशियल भी फिक्स हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल फिक्स हो गया तो मैं उसको आर्बिट्रेरीली 0 मानकर चल सकता हूं, जैसा कि मैंने पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के अंदर माना था, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो मैं पोटेंशियल को 0 मान लूंगा, आर को फिक्स करके क्या कर दूंगा, इस वेरिएबल को भी यहां से हटा दूंगा, तो आपके पास बहुत छोटा सा हैमिल्टन बचेगा जिसको आपको याद करना है। मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने 0 कर दिया, उसके बाद मैंने इसको एल स्क्वायर लिखा हुआ है, पोटेंशियल को मैंने 0 कर दिया, आर्बिट्रेरी मैंने चूज किया है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा आपका हैमिल्टोनियन एल स्क्वायर अपॉन में 2i, और एल स्क्वायर आपके पास क्या है, यहां पर एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर होता है। थस वी कैन कंक्लूड, तो आपके पास स्फेरिकल मॉडल होगा, उसके पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन में 2i, और जो आप लोग पढ़ते हो रिंग मॉडल, वहां पर आपके पास क्या हो जाता है, थीटा वाला पार्ट भी हटा दोगे तो आप लोग एंगुलर वाले ऑपरेटर के अंदर, एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर के अंदर थीटा वाला पार्ट हटा दो, क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एल जेड बच जाता है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, फाई होता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल जेड का स्क्वायर अपॉन में 2i बन जाएगा। तो हैमिल्टोनियन आपके पास बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके पास हैमिल्टोनियन आ गया है, इसको क्या कर दो, अपने फंक्शन के ऊपर लगा दो, आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। एक बार एक्सप्रेशन आ गया, एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम से आपके डीजनरेसी की वैल्यू भी आ जाएगी, जिसको आपको याद करना है। तो अभी तक की क्लास में आपको हैमिल्टोनियन याद होना चाहिए कि आपके पास स्फेरिकल मॉडल के लिए क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन में 2i होता है, और रिंग मॉडल के लिए क्या होता है, एल जेड स्क्वायर अपॉन में 2i होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर हम लोग थीटा को भी इंक्लूड करेंगे, फाई को भी इंक्लूड करेंगे। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फाई को इंक्लूड कर रहे हैं। थीटा फाई को इंक्लूड करेंगे, आप लोग किसे क्या बोलते हो, रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन बोलते हो। सिर्फ फाई को लेकर चल रहे हो, आप लोग क्या बोलते हो, प्योर रोटेशन बोलते हो। अब देखते हैं कि आप लोग कैसे निकालते हो अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन को कोरस्पॉन्डिंग टू स्फेरिकल मॉडल, यानी कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जो आपका हैमिल्टन आपके पास क्या है, एल स्क्वायर अपॉन में 2i है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी को निकाल रहे हैं, और एनर्जी को निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन, जो आपके पास क्या होती है, एच साई अपॉन में ई साई होती है। तो हैमिल्टन आपको पता है, यहां पर पुट कर दो। फंक्शन भी आपको पता है, साई NLM आपके पास फंक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो साई NLM आपके पास फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू आप लोग कैसे निकालते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो आई होप कि आपको साई NL लिखना आता होगा, आपको इसका रेडियल पार्ट भी आता होगा, आपको इसका एंगुलर पार्ट भी आता होगा। रेडियल पार्ट की ज्यादा बात नहीं करेंगे, एंगुलर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप लोग रिजिड टोटल मॉडल को पढ़ रहे हो, क्योंकि वहां पर आपके पास आर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। तो कुछ भी नहीं किया हुआ है, इस एल स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन में 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है, साई NLM है, तो मैं उसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूं, ऑपरेटर को अलग कर दिया, 1 अपॉन में 2i मैंने अलग से कर दिया। अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये चीज मैंने आपको बताई थी हाइड्रोजन एटम पढ़ते हुए, जब हम लोग वहां पर एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर रहे थे, और आपके पास इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई थी, आपके पास इसकी वैल्यू निकल कर आई थी L इंटू में L प्लस 1 इंटू में एच कट स्क्वायर इंटू में साई NLM। यानी कि अगर आप लोग अपने L स्क्वायर के ऑपरेटर को लगाते हो साई NLM के ऊपर, तो आपके पास निकल कर आता है एच कट L इंटू में L प्लस 1 इंटू में एच कट स्क्वायर इंटू में साई NLM। यानी कि आपके पास ये क्या कर रहा है, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। यानी कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू में L प्लस 1 इंटू में एच कट स्क्वायर। अगर आपको अपने एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर चाहिए तो उसका फॉर्मूला आपके पास था, तो उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। 1 अपॉन में 2 आपके पास बाहर था, और इसके पास क्या निकल कर आई थी, L इंटू में L प्लस 1 एच कट स्क्वायर इंटू में साई NLM आपके पास निकल कर आई थी। तो अगर आपके पास ये वैल्यू निकल कर आ गई है, दैट मीन्स आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करा रहे हो। अगर आप लोगों ने इसको देखो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको देखो, इसको आप लोग भूल जाइए। अगर आप लोग यहाँ पर इन दोनों चीजों को देखोगे तो आपने क्या किया, आपने इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर लगाया, आपके पास वापस से फंक्शन निकल गया, और साथ में क्या आ गया, कुछ कांस्टेंट आ गया। और ये जो कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू आपके पास किसकी होती है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपने ऑपरेटर लिया है, उसी की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली है। आपका ऑपरेटर किस चीज का था, एनर्जी का था। इसका मतलब आपकी एनर्जी क्या निकल कर आ गई, आपकी एनर्जी निकल कर आ गई 1 अपॉन में 2i इंटू में L इंटू में L प्लस 1 इंटू में एच कट का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं,
एल की वैल्यू का यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है, बोरोड क्वांटम नंबर है, क्योंकि इसका यूज हम लोग पहले से कर चुके हैं जब हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो अगर मैं इस क्वांटम नंबर का पहले यूज कर चुका हूं तो अभी मुझे इस क्वांटम नंबर को यूज नहीं कर सकता, अभी मुझे कोई नया क्वांटम नंबर बनाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं अपने इस एल को क्या करता हूं, जे से रिप्लेस कर दूंगा। सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है जे की जो एल की होती है। अगर आप लोग एल की बात करते हो तो एल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होती है, एक एमएल वैल्यू होती है। सेम उसी तरीके से आपके पास जे कोरस्पॉन्डिंग क्या होने वाली है, एमजे वैल्यू होने वाली है। अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास एमएल क्या हो सकता है, आपके पास एमएल माइनस का 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और माइनस का प्लस का 1 हो सकता है। यानी कि आपके अगर वेरी कर रहा है वो आपके पास उसके एमएल की वैल्यू क्या हो सकती है, आपके पास प्लस माइनस एल हो सकती है। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास जे की वैल्यू 1 होगी तो आपके एमजे की वैल्यू क्या होगी, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है। यानी कि आपके पास जो एमजे की वैल्यू है ये भी आपकी प्लस माइनस जे तक के लिए वेरी करेगी, +-0 हो सकती है, +-1, +-2 अप टू कहां तक, +-j तक। जिस तरीके से आपके पास एमएल की वैल्यू वेरी करी थी सेम उस तरीके से आपके पास एमजे की वैल्यू भी वेरी करेगी। तो बिल्कुल सेम क्वांटम नंबर है, सेम उसके पास सारी सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक नए क्वांटम नंबर को यहां पर बना दिया है। एल की जगह मैं जे को लेकर यहां पर चूज करूंगा, लेकर चलूंगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, एल इज ए बोरोड क्वांटम नंबर दैट इज ऑलरेडी यूज्ड इन स्टडीइंग द इलेक्ट्रॉनिक मोशन। टू स्टडी द रोटेशन मोशन, यानी कि अलग मोशन है, एक डिफरेंट मोशन है, वी हैव टू यूज अनदर क्वांटम नंबर, और इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, अपने एल को जे से रिप्लेस कर रहा हूं। सो हियर वी विल रिप्लेस एल विद जे, रोटेशनल क्वांटम नंबर इसको बोलते हो। द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ जे इज सिमिलर टू एल। सो आपके पास एनर्जी क्या बन जाएगा, h² अपॉन में 2i, j इंटू में j+1 बन जाएगा। आपके पास क्या निकल आया था, 1 अपॉन में 2i था, उसके बाद क्या था, l था, इंटू में क्या था, l+1 था, इंटू आपके पास क्या था, h का स्क्वायर था। तो मैंने l की जगह क्या कर दिया, j कर दिया, क्या बन जाएगा पास, ये बन जाएगा j इंटू में j+1, और मैंने बाहर क्या लगा दिया, h² अपॉन में 2i। तो h² अपॉन में 2i मैंने क्या कर दिया, यहां पर बाहर आपके लिए लगा दिया है। इस h² अपॉन 2i को मैं क्या बोलता हूं, रोटेशनल कांस्टेंट बोलता हूं, जिसकी वैल्यू आप लोग किसे डिनोट करते हो, b से डिनोट करते हो। तो b आपका क्या होता है, रोटेशनल कांस्टेंट होता है। इस एनर्जी एक्सप्रेशन को आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कैसे यूज करते हो, कैसे आप लोग इस एक्सप्रेशन से रोटेशनल की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, वो सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है जब हमने क्या पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। तो वहां के आगे हम लोग इस b का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। एप्लीकेशन इसकी कहां पर आती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आती है। तो अगर आप लोगों ने अपनी एल और एमएल वैल्यू को जे और एमजे वैल्यू के अंदर चेंज कर दिया है, तो आप लोग अपने फंक्शन को भी वाई एल एम एल ना लिखकर क्या लिखने वाले हो, वाई जे एम जे लिखने वाले हो। जिस तरीके से आपके एनर्जी एक्सप्रेशन के अंदर एल की जगह जे किया, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, फंक्शन के अंदर भी एल की जगह क्या कर देंगे, जे कर देंगे, और एम एल की जगह क्या कर देंगे, एम जे कर देंगे। तो जो पूरा फंक्शन मेरे पास होता है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, वाई जे एम जे इंटू में थीटा और फाई। यहां पर आप लोग क्या कर रहे हो, रोटेशन को भी और रेवोल्यूशन को भी इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, स्फेरिकल हार्मोनिक मॉडल पढ़ रहे हो, जिसके अंदर आप लोग थीटा को और फाई को इंक्लूड करते हो। अब देखते हैं कि इसके जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये आपके पास कैसा आएगा। तो एक्सप्रेशन आपके पास है bj इंटू j+1, आपको बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो j की वैल्यू को पुट करते जाओ, आपके पास लेवल्स भी बनते जाएंगे। अगर मैं यहां पर j की वैल्यू को लेकर चलता हूं 0, क्योंकि रोटेशन के अंदर j आपके पास 0 भी होता है, इसको मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी है तो जाकर पढ़ लो, मैं यहां पर आई बटन दे दूंगा, यहां पर से भी आप लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CSIR नेट एग्जाम के अंदर। एक यूनिट गिवन है पूरी, मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई है, आप लोग वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अगर आपके पास 8 नंबर की मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आई तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उस कोर्स को पढ़कर। तो नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो एनर्जी एक्सप्रेशन आपके पास है, जे की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो अगर मैं जे की जगह क्या पुट करूंगा, 0 करूंगा, तो आपके पास ई क्या निकल जाएगा, 0 के बराबर निकल जाएगा। यानी कि जे इक्वल टू 0 स्टेट के लिए आपके पास ई क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और आपके पास एमजे की वैल्यू कितनी हो सकती है, आपके पास एमजे की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 0 ही आप लोग यहां पर एमजे की वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि आपके पास जे क्या है, 0 है। एमजे की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू कहां तक, +-j तक। तो यहां पर j क्या है, 0, तो वैल्यू कहां तक जाएगी, +- तक, 0 तक जाएगी, और 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ, बात क्या एक है। तो यहां पर आपके पास क्या निकल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट निकल कर आती है। इसके कोरस्पोंडिंग जो आपके पास फंक्शन होगा उसे आप लोग क्या बोलते हो, y00 बोलते हो। 0 किसके लिए आपके पास, j के लिए है, और ये 0 किसके लिए आपके पास, mj के लिए। तो फंक्शन को भी आपने डिनोट कर दिया, एनर्जी भी आप लोगों ने निकाल ली, इक्वल टू 0 है। आपके पास क्वांटम नंबर क्या है, j इक्वल टू 0 है। अगर मैं j को लेकर चलता हूं 1, तो यहां पर मैं j की वैल्यू को क्या बन जाएगा पास, b इंटू में 1 इंटू में 1+1, यानी कि क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा। तो एनर्जी क्या निकल गई, 2b निकल गई, j इक्वल टू 1 कोरस्पोंडिंग के लिए। और जो आपके पास mj की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, और आपके पास j की वैल्यू यानी कि यहां तक उसकी वैल्यू जाएगी, यानी कि 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, और -1 हो सकती है, यानी कि 3 स्टेट आपके पास यहां पर निकल कर आ गई। तो वो 3 स्टेट मैंने आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखा
रखी है, उन 3 स्टेट को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। mj = +1, mj = 0, mj = -1। हर एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होने वाला है, एक फंक्शन होने वाला है। इस फंक्शन हम लोग कैसे नोट करोगे, y11, y10 या फिर y1 - 1। ये क्या है आपके पास, j की वैल्यू है, आपके पास क्या है, mj की वैल्यू है। सेम उसी तरीके से j = 2 के लिए आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, 6 भी हो जाएगी। 5 आपके पास यहाँ पर स्टेट आएगी। आपकी जो mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, क्योंकि आपका j कहाँ तक है, 2 तक ही है। यानी कि 2 स्टेट यहाँ पर, 2 स्टेट यहाँ पर और 1 स्टेट यहाँ पर, यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 5 स्टेट हो जाएगी। पांचों स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पर क्या है, 5 फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं। अब ये फंक्शन आप लोग कैसे लिखते हो, उसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आपके पास आते हैं यहाँ पर इस एनर्जी लेवल डायग्राम से। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, अगर आप लोग इस एनर्जी लेवल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने देखा कि for j = 0 आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है, यानी कि इसकी जो डी जनरेशन क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं j की वैल्यू को बोल लेता हूं तो आपके पास स्टेट आ जाती है 3 सेम एनर्जी की, यानी कि आपके पास जो डी जनरेशन कितनी हो गई, आपके पास यहाँ पर 3 हो गई। j की वैल्यू को 5 किया तो j की वैल्यू को आपने 2 किया तो आपके पास 5 स्टेट आ गई है विद सेम एनर्जी। j कितना आ गया, आपके पास 5 आ गया। अगर आप लोग इसी तरीके से j की वैल्यू को j करोगे तो आपके पास टोटल कितनी स्टेट आ सकती है सेम एनर्जी की, वो आ जाएंगे आपके पास 2j + 1। और अगर आपके पास कुछ स्टेट्स होती है जिनकी एनर्जी सेम होती है, आप लोग क्या बोलते हो, डीजनरेसी बोलते हो। तो रोटेशन मोशन को पढ़ रहे हो, j इसका क्वांटम नंबर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, gj = 2j + 1। इसका आप लोग यूज करते हो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं। क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो बाकी सारे कोर्सेज बहुत ज्यादा इजी आपको लगने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको यहां से याद करना है, इसके ऊपर से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या क्या याद करना है, आपको याद करना है कि जो आपका EJ है वो क्या था, h² में j × j + 1 था। उसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो, h को लिख सकते हो h/2π, क्या बन जाएगा, h² में 8π² में i j × j + 1। उसके बाद आप लोग i को क्या लिख सकते हो, mr² लिख सकते हो। अगर आप लोग बात करोगे मॉलिक्यूल की तो क्या लिखोगे, μr² लिखोगे, क्योंकि म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास होता है। तो फॉर्मूला आपके पास ये बन सकता है। उसके बाद आप लोग क्या बोलते हो, इस पूरी वैल्यू को आप लोग v बोलते हो, यानी कि क्या बोलते हो, रोटेशन कांस्टेंट बोलते हो, जिसकी आपको सारी वैल्यूज याद करनी है। h²/2i भी याद करना है, h²/2mr² भी याद करना है, h²/8π² भी याद करना है, और h²/8π² μr² भी याद करना है। सारी फॉर्म्स याद रखनी है, किसी भी फॉर्म के अंदर आपको वैल्यू गिवन हो सकती है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो bj × j + 1 क्या होता है, उसके एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, यानी कि आपको याद करना है जो EJ है वो आपके पास क्या है, bj × j + 1 है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपका gj है वो आपके पास क्या होता है, 2j + 1 है। और अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप लोग सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप भी निकाल सकते हो, यानी कि डेल्टा E भी आप लोग निकाल सकते हो। अगर आपका ट्रांजिशन हो रहा है j से j + 1 के अंदर तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, 2b × j + 1 निकलेगा। इस फॉर्मूले को हम लोग कहां पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। निकालना मुश्किल नहीं है। दो आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। इसकी एनर्जी आपके पास क्या है, bj × j + 1 है। मान लीजिए आप लोग कहां गए हो, j से आप लोग कहां जा रहे हो, j + 1 में जा रहे हो, तो इसकी क्या बन जाएगी, b × j + 1 × j + 1 प्लस का 1। तो इसको आप लोग सेपरेट कर लो, क्या बन जाएगा, पास बन जाएगा 2b × j + 1। इसकी एप्लीकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होती है, इसको हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर नहीं पढ़ते। लेकिन यहां पर जो चीज आपको याद करनी है वो ये है कि आपको EJ का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए और आपको gj का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। तो ये था आपका स्फेरिकल हार्मोनिक मॉडल, जिसके अंदर थीटा को भी लेकर चलते हो और आप लोग फाई को भी लेकर चलते हो। अब जैसे हमने इसको पढ़ा है, सेम उसी तरीके से हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, अपने रिंग मॉडल को पढ़ने वाले हैं, जहां पर आपका जो ऑपरेटर है L²/2i, ये आपका चेंज किसके अंदर हो जाएगा, LZ² के अंदर, LZ²/2i के अंदर चेंज हो जाएगा। बाकी सारी कहानी सेम है, वहां से भी एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, वहां पर भी क्या बनेगी, डिजेनरेसी बनेगी, उसको भी लोग देख लेंगे। तो सारी चीजें बहुत ही ईजी है अगर आप लोग एक कनेक्टिंग वे के अंदर पढ़ने वाले हो। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।